ओके, तो फोर्सेस हमारे बच्चे सारे के सारे कर चुके हैं फोर्सेस। ठीक है। और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं डायनेमिक्स को। अच्छा, डायनेमिक्स क्या चीज़ है जनाब? डायनेमिक्स जो है वो ऐसे पोर्शन को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो काइनेमेटिक्स के साथ मिल के आता है। तो फोर्सेस अब हमारे पास काइनेमेटिक्स के साथ मिल के आएगा। सही। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ पार्टिकल पी ऑफ मास 0.4 केजी। ये हमारे पास पार्टिकल है पी का मास है 0.4 केजी, is on a rough horizontal floor. The coefficient of friction between P and the floor is mu. अच्छा, मेक श्योर जब ये क्लासेस आप ले रहे हैं तो इससे पहले फोर्सेस और रिजॉल्विंग फोर्सेस में पूरा टॉपिक जो है वो पास्ट पर सबमिट करवा चुका हूँ पहले। तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लेना है बाय और अगर आपने नहीं किया है तो kindly और उन रिकॉर्डिंग्स के बावजूद अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस में वो चीजें कवर करवा दें। A force of magnitude 3 Newton is applied to P upwards at an angle of alpha। तो कह रहे हैं अल्फा एंगल के ऊपर 3 न्यूटन की जो फोर्स है वो अप्लाई की गई है, जिसमें हमें टेन अल्फा की वैल्यू दी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अल्फा निकालता हूँ टेंजेंट इनवर्स करके, फिर उसके बाद साइन अल्फा लगाता हूँ कैलकुलेटर से तो 3/5 आता है, और कॉस अल्फा लगाता हूँ तो 4/5 आता है। जनाब ओके, the particle is initially at rest and accelerates at 1.44 मीटर from its starting point। इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि रेस्ट पे था। एक्सेलरेशन हमारी टू है। डिस्टेंस हमें 1.44 दिया हुआ है। टाइम हमें निकालना है। जनाब सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मसला बेटा इसमें पहला पार्ट क्लियर है। जी सर। अब बॉडी ने आगे की तरफ एक्सेलरेट करना है, तो एक्सेलरेशन मैंने आगे की तरफ रखी है, फोर्स जिस तरफ लग रही है, फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नॉर्मली सेम होती है। अब अगेंस्ट द मोशन हमारे पास फ्रिक्शन लगती है। अगर बॉडी ने आगे मूव करना है तो फ्रिक्शन ने पीछे लगना है। उसका जो मास है वो 0.4 के जी है। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 4 न्यूटन, जो कि उसका वेट हो जाएगा। तो अगर हम पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स को सॉल्व करें, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स का मतलब है कि ऊपर वाले कंपोनेंट्स इक्वल टू नीचे वाले कंपोनेंट्स। तो ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स हैं हमारे नॉर्मल टू द सरफेस है, और हमारे पास 3 sin अल्फा है, जबकि ऊपर की तरफ ये थे और नीचे की तरफ इसका वेट था जो कि था 4 न्यूटन। तो हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दी। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। अब फोर्स को हमने यूज किया, फोर्स होता है एम ए, जो कि हमारा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। मूव कर रहा है बॉडी राइट हैंड साइड, एक्सीलरेशन क्योंकि राइट हैंड साइड पर है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर करेंगे राइट माइनस लेफ्ट। तो जो राइट लेकर जा रहा है बॉडी को माइनस जो लेफ्ट लेकर जा रहा है बॉडी को, तो जो राइट लेकर जा रहा है वो 3 cos अल्फा लेके जा रहा है, और जो वापसी लेकर जा रहा है वो म्यू आर लेके जा रहा है, जो कि फ्रिक्शन है हमारे पास। जनाब एम हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, आर हमें पता है, क्या यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी? जी आ जाएगी। क्या यहाँ तक? जी। जी सर। आगे चलते जनाब।
डिफरेंट किस्म का सवाल है, इसमें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर two particles A and B of masses 3 m kg and 2 m kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley which is attached to the edge of a plane. The plane is inclined at an angle of theta to the horizontal. A lies on the plane and B hangs vertically 0.8 meter above the floor, which is horizontal. The string between A and the pulley is parallel to a line of the greater slope of the plane. Initially, A and B are at rest. Given that the plane is smooth, find the value of theta for which A remains at rest. अब देखो हो क्या रहा है, हमने ए के कंपोनेंट्स बनाए। हमने ए के जब कंपोनेंट्स बनाए तो हमने कैसे बनाए, जरा गौर से देखें। देखिए नीचे इसका वेट होगा ना, तो इसका जो वेट है वो 3m था, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 30m हो जाएगा। उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, या आपको इंक्लाइन प्लेन काफी बार करवाया जा चुका है। ये हमारा होता है 30m कॉस थीटा, जो कि हमारा कॉस कंपोनेंट होता है। ये कॉस क्यों होता है, क्योंकि एंगल के साथ वाला होता है। यहाँ पर हमारा एंगल होता है, ये हमारा एंगल होता है। एंगल के साथ वाला कॉस होता है, एंगल के सामने वाला हमारा साइन होता है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बाहर की तरफ हमारा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। अगर इसने आगे की तरफ मूव करना है, देखो आप जो स्क्रीन स्ट्रिंग छोड़ोगे तो इसने आगे की तरफ मूव करना है, तो फ्रिक्शन अगेंस्ट द मोशन होगी। तो इसने अगर ऊपर की तरफ मूव करना है तो फ्रिक्शन जो है वो इसकी वापसी की तरफ होगी, और टेंशन द स्ट्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ होगी। क्या ये कंपोनेंट्स क्लियर होगा सारे? जी। क्लियर है सर। ओके, तो अगर हम ऊपर जाने वाले कंपोनेंट्स देखें, रिमेन एट रेस्ट के लिए मैंने क्या किया है, रिमेन एट रेस्ट लेने के लिए मैंने क्या किया है कि जो हमारी फोर्सेस, जो हमारी ये वाली फोर्सेस हैं, इसमें हमारे पास टेंशन और 30m साइन थीटा से, और जो हमारी यू वाली फोर्सेस हैं इसमें क्या होगा, आर बैलेंस होगा किससे, 30m साइन थीटा से, कॉस थीटा से। तो हम यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो ऊपर ऊपर पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, और फिर हम थीटा को सेपरेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। गिवन दैट द प्लेन इज स्मूथ, अब टेंशन की वैल्यू लेकिन हमें पहले निकालनी पड़ेगी। टेंशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे बी को यूज करके। हमने कहा भाई उसने मूव करना है नीचे, तो एम है, नीचे उसको मूव करा रहा है उसका वेट, और वापसी उसको खींच रही है टेंशन। तो एम ए इक्वल्स टू वेट माइनस टेंशन करके हमने यहाँ से टेंशन निकाली, और टेंशन को फिर हमने ऊपर वाली इक्वेशन में यूज किया, तो हमारा आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? जी। क्या ये पार्ट क्लियर हो गया दोनों को? जी सर। जी सर। ओके, अब वो कह रहे हैं इट इज गिवन इंस्टेड द प्लेन इज रफ, थीटा इज 30 डिग्री एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए अप द प्लेन इज 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, होल्ड कीजिएगा, ओके। तो वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन अप द प्लेन जो है 0.1 है, और वो कह रहे हैं शो करो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1/10√3 है। अच्छा, एक चीज
कि पहले पार्ट में हमारे पास म्यू नहीं था, तो एक चीज ये है कि यहाँ पर ये म्यू नहीं आएगा, आई एम सॉरी। हम सिर्फ यहाँ पर कंपोनेंट लेंगे दूसरा वाला जो हमारे पास है 30m साइन थीटा, तो हमें आर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात बेटा? सर तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन को नहीं यूज करें ना? हाँ, नहीं यूज कर रहे इसलिए क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि स्मूथ सरफेस है, कि गिवन दैट द प्लेन इज स्मूथ, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो प्लेन अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा और नॉर्मल टू द सरफेस की जरूरत ही नहीं होगी। आप नॉर्मल टू द सही। सरफेस तो फ्रिक्शन होती है तो जरूरत पड़ती है उसकी। ठीक है, जी। ओके। अब वो कह रहे हैं शो दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम ए की बात करें तो एक्सेलरेशन उसकी ऊपर की जानिब थी, ठीक है, फ्रिक्शन उसकी नीचे की जानिब थी, ठीक है। उसका जो साइन कंपोनेंट था डब्ल्यू साइन थीटा वो भी नीचे की तरफ था, ठीक है, और टेंशन उसकी ऊपर की तरफ थी। तो हमने जब रिजॉल्व किया तो हमने कैसे किया भाई, एम ए हमारा रिजल्टेंट, एम ए इक्वल्स टू टेंशन आगे लेके जा रहा है माइनस वेट पीछे लेके जा रहा है, वेट का साइन कंपोनेंट पीछे लेके जा रहा है और फ्रिक्शन पीछे लेके जा रहा है। क्या ये इक्वेशन क्लियर हो गई? जी सर। क्या ये इक्वेशन क्लियर है? जी सर। अच्छा बेटा हुजैफा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एम वन के दो चैप्टर आप मिस कर चुके हो, जी ठीक है। सर, आप बता रहे थे। तो भाईजान फोर्सेस का चैप्टर पहले आप पूरा देख लें, फिर काइनेमेटिक्स का पूरा चैप्टर आप देख लें, फिर आपको आगे की क्लासेस समझ आएंगी, वरना ये M1 आप पूरा बर्बाद कर लोगे अपना। ठीक है, तकरीबन तकरीबन मैं जनवरी की पहली तारीख से पढ़ा रहा हूँ M1, और आपने मुश्किल से एक आध क्लास ली है M1 की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है भाईजान सर। दीदारी कि आपके पास M1 की जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं आप सारी देख के नोट करो अपने पास, फिर जो उसमें नई चीज़ें समझ आती मेरे पास फिजिकली बैठो या एक्स्ट्रा क्लास लो, तो मुझे बैठ के समझो, ताकि ये मसला सही है ना हो। सर। ठीक है भाई, ओके। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये वाली फोर्सेस की। तो जनाब ये जो हमारे पास पार्टिकल था, ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन था और नीचे हमारा डब्ल्यू कॉस थीटा था, और हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं था। तो जनाब हमने क्या करना है, हमने इसको यूज करके यहाँ पर आर निकाला, और आर निकालने के बाद फिर वो फ्रिक्शन के साथ यूज होगा। ठीक है जनाब, टेंशन हमें पहले निकाली हुई है, हमने टेंशन हमारी वैल्यू निकली हुई है, टेंशन की वैल्यू जो निकली हुई है हम वही यूज करेंगे। तो टेंशन की वैल्यू हमारी 19.8 निकली हुई है, उसका सरफेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जो टेंशन बी की होगी वही टेंशन ए की होगी। जनाब एम यहाँ पर हमारे पास कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल एम सारे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और म्यू हमारे पास निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? जी। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके। जी। अब वो कह रहे हैं व्हेन बी रीचेस द फ्लोर, जब बी ऊपर से नीचे आया तो वो रेस्ट पे आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर बी रीचेस द फ्लोर फॉर विच ए इज मूविंग अप द प्लेन। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब ये बी नीचे आके रुकेगा, इनर्शिया समझते हो तुम लोग? इनर्शिया क्या होता है? बॉडी टेंड्स टू बी इन द मोशन और बॉडी टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जब बी नीचे आ रहा था ए ऊपर जा रहा था, जब बी नीचे जा रहा था ए ऊपर आ रहा था। वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर बी रीचेस द फ्लोर फॉर विच ए इज मूविंग अप द प्लेन। फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम आफ्टर बी रीचेस द फ्लोर, जब बी फ्लोर पे पहुंच गया ए ऊपर जा रहा था। जब बी नीचे पहुंच गया, बी ए ऊपर जा रहा था, पहुंचने के बाद बी रुक गया, लेकिन होगा क्या कि ए जाता रहेगा ऊपर। क्यों जाता रहेगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है कि भाई वो थोड़ा सा मोशन कंटिन्यू करेगा। बात समझ रहे हो? जी। अब हुआ क्या कि सबसे पहले हमने कहा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0.4 थी, क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, जरा चेक कर लेते हैं।
दोबारा सवाल पढ़ते हैं। two particles A and B of masses descended are attached to the ends of a light inaccessible string. The string passes over a fixed smooth pulley which is attached. ठीक है, इसमें कहीं भी स्पीड नहीं given. Find when B reaches the floor. अब देखो हुआ ये कि हम पहले ये करेंगे कि हम वो डिस्टेंस निकाल लेंगे में फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। देखिए बेटा, यहाँ पर जब बी को देख रहे हैं तो बी कितना नीचे था, 0.8 मीटर नीचे था। तो इसका मतलब है बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इतना ही डिस्टेंस ए ने भी ट्रेवल किया, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुए थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, डिस्टेंस हमारे पास 0.8 हो गया। एक्सेलरेशन हमारे पास पता थी हमें 0.1 थी। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया था क्वेश्चन, तो उसके अंदर हम एक्सेलरेशन जो है वो 0.1 यूज कर रहे थे पार्ट बी के अंदर। ठीक है, इट इज गिवन इंस्टेड दैट द प्लेन इज रफ एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए अप द प्लेन इज 0.1। हमने यहाँ पर क्या किया, जब बी रुकेगा, बी स्टॉप्स, ए फर्दर मूव्स अप द प्लेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो जब हमारे पास जो बी है वो स्टॉप हो गया और ए ने मूव करना शुरू किया, तो वो उतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा जितनी वेलोसिटी से बी ने जमीन पर टकराया है। क्या ये बात समझ आ रही है? कोई कनेक्टेड बॉडीज हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक? जी जी सर। पता था, समझ आ गई बेटा? जी सर। अब क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि अब इसने जब फर्दर आगे मूव करना है तो हमने अगेन एक्सेलरेशन निकालनी है, क्योंकि अब एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी क्योंकि टेंशन खत्म हो गई। जब टेंशन खत्म हो गई तो बॉडी आगे एक्सेलरेट कर रही है, और आगे जो एक्सेलरेट कर रही है वो बैलेंस हो रही है। किससे बैलेंस हो रही है? फ्रिक्शन से और तुम्हारे वेट के साइन कंपोनेंट से। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल ली। क्या ये बात समझ आ गई? जी जी सर। जी सर। अच्छा, अब एक्सेलरेशन मेरे पास है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि उसने ऊपर जाके रुकना है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि ऊपर जब बी रुक गया तो फिर ए ने कितने टाइम तक ट्रेवल किया। तो हुआ ये कि जो ब्लू फिगर आपके सामने बनाई है वो फिगर है जब बी जमीन पे था और ए टॉप पे था। फिर बी जमीन पे ही रहा और ए ने फर्दर मजीद मूव किया, तो आप देखें स्प्रिंग में जो चुन्नटें भी आ गई। तो वो कह रहे हैं कितने टाइम के लिए मूव किया। तो सिंपल सिंपल अब मैं यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूंगा। बात समझ आ गई? जी कह रहे सही है सर, समझ गया। तो मसला है इसमें, आगे चलें। जी जी सर। अच्छा जी, वो कह रहे हैं एज शोन इन द डायग्राम पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ masses 2 kg and 3 kg are attached to ends of a light inextensible string. The string passes over a small fixed pulley which is attached to the top of two inclined planes. Particle A is on plane B
which is inclined at an angle of 10 degree to the horizontal. Particle B is on plane Q, which is inclined at an angle of 20 degree. The string is taut, and the two parts of the string are parallel to the lines of greatest slope of the respective planes. It is given that plane P is smooth and plane Q is rough, and the particles are in limiting equilibrium. Find the coefficient of friction between B and Q. तो अगर हम B के रेस्पेक्ट से बात करें तो देखें, नॉर्मल टू द सरफेस बनाया मैंने R, एक बनाया मैंने 3 kg का परपेंडिकुलर, एक बनाया मैंने 3 kg का पैरेलल। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। देखो भाईजान, ये वाला जो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू द सरफेस है, ये है हमारा 30 sin 20, और ये जो है हमारा क्या है 30 cos 20। अब इसने नीचे जाना है तो फ्रिक्शन इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, तो फ्रिक्शन इसकी ऊपर की जानिब है। तो जनाब आर हमारा बैलेंस हो रहा है 30 cos 20 से, तो 30 sin 20 है जो नीचे लेके जा रहा है, उसको रोक कौन रहा है? उसको फ्रिक्शन रोक रही है और टेंशन रोक रही है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? जी। यस सर। जी सर। ठीक है, ओके हो गया। ओके, इट इज गिवन इंस्टेड that both planes are smooth and the particles are released from rest at the same horizontal level. Find the time taken until the difference in the vertical height of the particles is 1 meter. अच्छा, अब हो क्या रहा है? वो ये कह रहे हैं इनकी हाइट का जो डिफरेंस है, उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि जो P और Q हैं सरफेस वो स्मूथ है, जो A और B पार्टिकल्स हैं वो सेम हाइट पर हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप पार्टिकल A और B को देखो तो वो अभी सेम हाइट पर है। तो वो ये कह रहे हैं इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब होता क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, जो हैवी वेट है उसकी तरफ बॉडी ने मूव करना है, उसकी तरफ जो है वो मूवमेंट होगी। तो हमारा जो ए वेट है वो कम है और जो बी वेट है वो ज्यादा है, तो जब मैं स्ट्रिंग छोड़ूंगा तो बी वेट ने नीचे जाना है। जब बी वेट ने नीचे जाना है तो ए की जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, और ए के जो वापसी खींच रहा है वो उसका साइन कंपोनेंट है। तो ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है ये बेसिकली क्या है, ये है 20 sin 10। तो जो एक्सेलरेशन है एम ए, टेंशन की वैल्यू हमने क्यों निकाली है? गलत निकाली है ना? हाँ, अलग निकलेगी। ये उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, ये हमें जरूरत नहीं थी, ये हमें जरूरत नहीं थी। अब जरा बात समझे। अब ए एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो रही है, वापसी उसको बेसिकली जो उसको लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है? उसको टेंशन लेके जा रहा है, और उसको जो उसका वेट का साइन कंपोनेंट है वापसी खींच रहा है। ये बात समझ आ गई? जी। जी सर। अच्छा, अब अगर बी के रेस्पेक्ट से बात करें तो उसको भी एम ए जो आगे जा रहा है, एम ए हमारा रिजल्टेंट है, तो आगे जा रहा है वो वेट के साइन कंपोनेंट की वजह से जा रहा है और वापसी उसको टेंजेंट पीछे खींच रहा है। तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि टी और टी कैंसिल हो जाएगा। तो बात समझ आ गई? जी। सबको ये बात समझ आ गई? जी जी सर। अब क्या हुआ, डिस्टेंस मुझे निकालना है, और डिस्टेंस निकालने के बाद टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें
तो भाईजान ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है बेसिकली, सॉरी इनके डिस्टेंस सेम है, सॉरी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई हाइट जो है वो हमारे पास ए के हिसाब से हमने एक्स देखी है, और जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एस है, मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पर भी मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एस ट्रेवल किया, और एंगल जो है 20 है, और जो हाइट इसकी चेंज हुई वो वाई है। अब वो कह रहे हैं इनका डिफरेंस इन हाइट निकालो। तो डिफरेंस इन हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जरा गौर से देखें आप सवाल। फाइंड द टाइम टेकन अंटिल द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द पार्टिकल्स इज 1 मीटर। मतलब वो कह रहे हैं कि इनकी जो हाइट का डिफरेंस है वो 1 मीटर हो जाए। तो भाईजान ऊपर वाली जो हाइट है, मतलब जो पार्टिकल ए की हाइट है वो एक्स है। यहाँ पर जो हाइट ऑफ पार्टिकल ए है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन वो एक्स है, और हाइट ऑफ पार्टिकल बी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन वो वाई है। तो इसका मतलब है इनका जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब वो वाला जो हाइट है वो एक्स है, और ये वाला जो हाइट है वो वाई है। तो इनका डिफरेंस मतलब एक्स और वाई की अगर प्लस कर लें तो ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। बात समझ आ गई? जी। जी सर। जी सर। अब हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे ट्रिग रेशियो यूज करके, वाई निकालेंगे ट्रिग रेशियो यूज करके, और हमारे पास एस निकल आएगा यहाँ से। क्या ये बात समझ आ गई सबको कि एस कैसे निकाला हमने? जी सर। जी सर। तो अब क्योंकि एस हमारे पास आ चुका है, तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। क्लियर है? जी। आगे चलें। वो करें, a block of mass 5 kg is placed on a plane inclined at 30 degree to the horizontal. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. When a force of magnitude 40 Newton is applied to the block acting up the plane parallel to a line of greater slope, the block begins to slide up the plane. अब देखें ब्लॉक ने ऊपर की तरफ जाना है, तो मोशन बता रहे हैं वो ऊपर की तरफ का। तो कह रहे हैं 40 न्यूटन की जो फोर्स है, तो 40 न्यूटन की जो फोर्स है उसमें ऊपर जाना है। तो 40 न्यूटन की फोर्स वगैरह ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई? फ्रिक्शन उसको वापस खींच रही है, और उसका जो वेट का साइन कंपोनेंट है वो भी वापस खींच रहा है। तो जनाब यहाँ पर हमें आर निकालने के लिए हमें ये वाली फोर्सेस रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ये कौन सी हैं कि भाई आर बैलेंस हो रहा है किससे? 50 कॉस 30 से बैलेंस होगा। तो आर हम यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे, तो हमारे पास हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? म्यू की वैल्यू निकालनी, निकल जाएगी यहाँ से म्यू की वैल्यू। बात समझ आ गई? जी। जी सर। ओके, पार्ट बी में क्या करें? When a force of 40 Newton is applied horizontally in a vertical plane containing a line of greater slope, ठीक है। तो अब जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट बनेंगे, कि जब मैं 40 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो मेरा जो एक कॉस कंपोनेंट है वो होगा 90 के साथ वाला, मतलब एंगल के साथ वाला ना, ये एंगल के साथ वाला मेरा जो है वो कॉस कंपोनेंट होगा, और एंगल के सामने वाला मेरा साइन कंपोनेंट होगा। तो बेसिकली हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि बॉडी ने आगे की तरफ मूव करना है। तो बॉडी ने आगे की तरफ मूव करना है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगी।
तो अगर बॉडी ने आगे की तरफ मूव करना है, अच्छा सॉरी, वो कह रहे हैं ब्लॉक डज नॉट मूव। डज नॉट मूव का मतलब है कि अब फ्रिक्शनल फोर्स मतलब वापसी खींचने वाली फोर्सेस ज्यादा होंगी। तो वापसी वाली फोर्सेस कौन सी हैं भाई? वापसी वाली फोर्सेस जाने वाली फोर्सेस से ज्यादा होंगी। तो वापसी वाली फोर्सेस कौन सी हैं? एक तो फ्रिक्शन है और एक हमारा वो कंपोनेंट है जो आगे लेके जा रहा था। तो आगे कौन लेके जा रहा है जनाब? 40 और 30 वापस लेके जा रहा है। लेकिन नॉर्मल टू द सरफेस हमारा डिफरेंट तरीके से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि अब हमारे पास अगर हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो ऊपर वाली जो फोर्स है वो तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, और वापसी वाली जो फोर्स है हमारी वो कौन कौन सी है जनाब? वापसी वाली फोर्स हमारी नीचे लाने वाली फोर्स ये भी है और ये भी है, जिसकी वजह से नॉर्मल टू द सरफेस हमारे पास डिफरेंस निकलेगा। बात समझ आ गई? जी सर। सर। हम्म, आसान सवाल है। अगर a child of mass 35 kg is swinging on a rope, the child is modeled as a particle P and the rope is modeled as a light inextensible string of length 4 meters. Initially, P is held at an angle of 45 degree to the vertical. Given that there is no resistance force, find the speed of P when it has traveled halfway along the circular arc from its initial position to the lowest position. एनर्जी को मैं यहाँ पर यूज करूंगा, तो एनर्जी वाला सवाल मैं भी आपको नहीं करवा रहा, बाद में करेंगे। कोलिजन है इसके अंदर, कोलिजन के लिए हम मोमेंटम बाद में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर क्या हो रहा है? Two particles of masses 0.8 kg and 0.8 kg are connected by a light inextensible string that passes over a fixed smooth pulley. The system is released from rest with both particles 0.5 meter above horizontal. In the subsequent motion, 0.2 kg particle does not reach the pulley. वो कह रहे हैं 0.2 kg वाला जो पार्टिकल है वो पुली तक नहीं गया। Show that the magnitude of acceleration of the particle is this. Find the tension in the string. तो देखो हमारे पास जो ज्यादा वेट है वो नीचे की तरफ आएगा, तो इसने जो है वो नीचे मूव करना है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास नीचे की तरफ है, और इस तरफ जो है वो ऊपर की तरफ है। तो अब हो क्या रहा है? व्हेन, अच्छा हमें निकालनी है, तो हमने क्या किया जनाब? सबसे पहले हम देखेंगे टेंशन। तो जनाब इसकी टेंशन ऊपर है और इसकी टेंशन भी ऊपर है। तो अगर हम इसका नाम रख दें ए, इसका नाम रख दें बी, तो ए के रेस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो ऊपर जाना है इसने एम ए, लेके जा रहा है टेंशन, वापस लेके आ रहा है उसका वेट जो कि है 2। ये हो गई क्वेश्चन 1। एम डाल देते हैं इसका, तो हो जाएगा जनाब 0.2 ए इक्वल्स टू T-2। ये हो गई क्वेश्चन 1। अगर हम बी की बात करें तो हो जाएगा 0.8 ए, नीचे आ रहा है और नीचे जो आ रहा है ये वेट की वजह से आ रहा है, तो वेट इसका है 8, और वापस इसको खींच रहा है टेंशन। ये हो गई इक्वेशन 2। तो जनाब आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, और जो भी एक्सेलरेशन आएगी वो आप किसी भी इक्वेशन में डाल दे तो आपके पास टेंशन आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके। व्हेन द 0.8 kg पार्टिकल रीचेस द फ्लोर इट कम्स टू रेस्ट। अब हुआ क्या कि भाई जो 0.8 kg वाला जो पार्टिकल है वो तो रेस्ट पे आगे रुक गया, लेकिन इनर्शिया की वजह से होगा ये कि जो ए है पार्टिकल वो थोड़ा सा उछलेगा। ठीक है। अब हुआ ये कि वो कह रहे हैं ये कितना उछलेगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पार्टिकल ने थोड़ा सा उछलना है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्टिकल है ये मेरा ए
पार्टिकल है और ये मेरा बी पार्टिकल है। अब ए पार्टिकल ने थोड़ा सा उछलना है। when the point 8 particle reaches the floor, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। डिफरेंट तरीका क्या, एक पुली है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस है, अब जो ये वाला पार्टिकल है ये फ्लोर पे पहुंच गया है और ये वाला पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा था। उसके बाद ये थोड़ा सा उछलेगा, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा उछलेगा तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और जब टॉप पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल स्पीड 0 होगी। अभी क्या हुआ जनाब कि जब 8 यहाँ ये जो 8 kg वाला मास है इसकी स्पीड अगर मैं निकालूं, स्पीड एट टाइम ऑफ हिट, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है जनाब, वो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 0.5, क्योंकि ये यहाँ से चला था यहाँ तक। तो ये जो एस था हमारे पास ये 0.5 था। ठीक हो गया जी। एक्सेलरेशन हमारे पास अभी निकली हुई है, पहले पार्ट में हमने निकाल ली थी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 क्यों थी? क्योंकि रेस्ट से हमने सिस्टम को छोड़ा था। तो जनाब हमने v निकाला, √6 आ गया। तो ये स्पीड एट टाइम ऑफ हिट जो है वो इसकी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ आ गई? अब बेसिकली जितनी स्पीड से बी ने जमीन पे हिट करना है उतनी ही स्पीड से ए ने उछलना है। ये बात समझ आ गई? तब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, टेंशन खत्म हो चुकी है, स्प्रिंग में जो है वो चुन्नटें आ चुकी हैं। जब स्प्रिंग में चुन्नटें आ जाए तो एक्सेलरेशन खत्म हो जाती है क्योंकि बी रेस्ट पे आ चुका है। तो अब ये थोड़ा सा जब उछलेगा तो उछल के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जो कि इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। तो जनाब हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाला जो कि 0.3 आया, लेकिन वो हमसे मांग रहे हैं ग्रेटेस्ट हाइट। तो ग्रेटेस्ट हाइट अगर हम निकालें तो जनाब इसकी जो इनिशियल हाइट थी वो 0.5 थी। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट हाइट निकालनी है तो इसका मतलब है मैं उसके अंदर 0.3 को प्लस कर दूंगा। तो ग्रेटेस्ट हाइट जो हो जाएगी 0.8 मीटर्स। क्या ये सवाल क्लियर है? जी सर। सही है सर। ओके जी। ओके, 3 points A, B and C lie on a line of greatest slope of a plane inclined at an angle of 30 degree to the horizontal with AB is equals to this 1 meter, BC is equals to 1 meter. As shown in the diagram, a particle of mass 0.2 kg is released from rest at A and slides down the plane. The part of plane from A to B is smooth. A से B तक स्मूथ है और B से C तक रफ है with the coefficient of friction mu. Given that mu is equal to this, find the speed of particle at C. पहले हम निकालेंगे जनाब A से B तक का। A से B तक में हुआ क्या जनाब कि फोर्स ma रिजल्टेंट बराबर है सिर्फ वेट, क्योंकि हम जब रिलीज कर रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने नहीं लगाई है, सिर्फ वेट का जो कंपोनेंट है हमारा साइन कंपोनेंट, जिसको हम पैरेलल से मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। जो जनाब ये वाला जो कंपोनेंट है ये है जनाब 2 sin 30, और ये वाला जो कंपोनेंट है जनाब 2 cos 30। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हुआ कि जनाब ए से बी तक इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया। ए से बी तक टोटल डिस्टेंस उसने 1 मीटर ट्रैवल करना है। तो जनाब एम में इज इक्वल्स टू हमने इक्वेट किया 2 sin 30 से, और एक्सेलरेशन हमने पार्टिकल की निकाल ली। अब जनाब मुझे वो स्पीड चाहिए जो यहाँ पर है, मुझे यहाँ की स्पीड चाहिए। तो इधर का वो कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी और बी से सी तक की बन जाएगी वो इनिशियल वेलोसिटी। तो जनाब डिस्टेंस ट्रैवल था 1, एक्सेलरेशन 5 थी, और जनाब हमने यहाँ पर वो वेलोसिटी निकाल ली जो एट बी है। बेसिकली ये जो वेलोसिटी है ये एट बी है। क्या ये बात समझ आ गई?
जी अब जी जनाब सर। उसने जब बी से सी पर ट्रैवल करना है तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास √10 है, डिस्टेंस उसने 1 मीटर ट्रैवल करना है। एम ए बेसिकली फोर्स जो उसको नीचे लेके जा रही, तो नीचे उसका वेट लेके जा रहा है, साथ ही साथ उसको फ्रिक्शन अपोज कर रही है, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो रफ है। जब सरफेस रफ है तो उसको फ्रिक्शन जो है वो अपोज करेगी। फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए हमें पता है फ्रिक्शन होता है जनाब म्यू आर, और जनाब आर आता है परपेंडिकुलर द सरफेस से। जनाब परपेंडिकुलर टू द सरफेस में ऊपर ले जाने वाला आर है और नीचे ले जाने वाला वेट का कॉस्ट कंपोनेंट है। ये बात समझ आ गई कि आर कैसे आया और फ्रिक्शन कैसे आया। जी सर। जी एक्सिलरेशन हमने यहाँ निकाल ली, और एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमें स्पीड एट सी निकालनी है, जो कि हमारे पास v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as करके आ जाएगी। समझ आ गई जनाब। जी तो डायनामिक्स करने के लिए आपको काइनेमेटिक्स भी आना चाहिए और आपको फोर्सेस भी आना चाहिए, वरना डायनामिक्स आपको समझ में नहीं आएगी। आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, गिवन इंस्टेड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट सी, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ म्यू। तो अब सेकंड केस क्या बन रहा है जनाब, कि हमने जो बी के ऊपर स्पीड निकाली थी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस हमारा वही 1 है। पहले हमने कहा कि भाई v इज इक्वल टू 0 है, और उसको यूज करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। मतलब बेसिकली उल्टा काम हुआ है कि पहले हमने फोर्सेस यूज करके एक्सेलरेशन निकाली थी, और अब हम एक्सेलरेशन यूज करके फोर्सेस निकालेंगे। तो जनाब हमने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल ली। एम ए जो उसको नीचे लाना चाहता है, तो नीचे लाने वालों में कौन है भाई, उसका वेट का कंपोनेंट जो उसको नीचे लाना चाहता है। वेट का कंपोनेंट जो उसको नीचे लाना चाहता है वो कौन है जनाब, वो है 2 sin 30। ये जो परपेंडिकुलर सरफेस है कौन है जनाब, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। और नीचे कौन लाना चाहता है जनाब, 2 cos 30 इसको नीचे लाना चाहता है। तो जनाब हमने यहाँ से आर निकाला। आर निकालने के बाद हमने फ्रिक्शन को यूज किया। फ्रिक्शन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके थे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी जी सर। ड्राइविंग फोर्स का सवाल है, तो आपने पढ़ा जाएगा वर्क अगेंस्ट। अच्छा जी, वो कह रहे हैं टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैव masses m kg and k m kg, where k greater than 1 है। The particles are attached to the ends of a light inextensible string. The string passes over a fixed smooth pulley, and the particle hangs vertically below it. Both particles are at a height of 0.81 meter above the horizontal. The system is released from rest, and particle B reaches the ground 0.9 second later. B जो वो नीचे आ गया. The particle A does not reach pulley in its subsequent motion. Find the value of K and show that the tension in the string before B reaches the ground is equal to 12 m. जनाब जब हमने पार्टिकल हमने छोड़ा, तो हमने इनिशियल स्पीड को 0 लेना है। टाइम हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे। ये बात समझ आ गई। जी जी सर। जी जफा ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब हुआ क्या कि जनाब अगर ए के रेस्पेक्ट से बात करें तो एक्सेलरेशन हमारी ऊपर की जाने, क्योंकि ए ऊपर जा रहा है बी नीचे आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वेट है ये है जनाब 10 km, और यहाँ पर जो वेट है वो 10 m है। अगर ए की रेस्पेक्ट से बात करें तो ऊपर खींच रही है टेंशन, नीचे खींच रहा है वेट। और अगर हम बी के रेस्पेक्ट से बात करें तो भी यही है, बस एक्सेलरेशन का फर्क है।
कि जनाब जब हम एम ए लेंगे तो टेंशन ऊपर खींच रही थी, वेट नीचे ला रहा था। और यहाँ पर जब हम एम ए की बात करेंगे तो वेट नीचे खींच रहा था और टेंशन ऊपर लेके जा रही थी। तो अगर हम ए की बात करें तो ए ऊपर जा रहा था और बी नीचे आ रहा था। इसको ऊपर लेके जा रही थी टेंशन, इसको नीचे लेकर आ रहा था वेट। इसको नीचे लेकर आ रहा था वेट, ऊपर लेके जा रही थी टेंशन। तो विद द मोशन माइनस अगेंस्ट द मोशन, ये करते हैं हमेशा हम। तो जनाब हमने एम ए को यूज करके, ए पॉइंट को यूज करके हमने ऐसे टेंशन निकाली, और टेंशन को हमने फिर बी में यूज करके के निकाला। ये सुकून से देख लें स्टेप्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। वो कह रहे हैं शो, अब वो कह रहे हैं एट द इंस्टेंट व्हेन बी रीचेस द ग्राउंड, जब बी ग्राउंड पे पहुंचा तो स्ट्रिंग ब्रेक हो गई। शो दैट द स्पीड ऑफ ए व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड इज 5.97 मीटर। अब जब स्ट्रिंग टूट गई तो ए ने नीचे गिरना शुरू किया। तो ए जब गिरना शुरू करेगा तो उतनी ही स्पीड से गिरना शुरू करेगा जितनी कि बी जो है वो हिट करेगा जमीन पे। लेकिन बस फर्क ये है कि डायरेक्शन उल्टी होगी। तो जनाब b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके हमने स्पीड निकाली। स्पीड विद विच b ग्राउंड पे, और यही हमारी बन जाएगी स्पीड ऑफ ए फ्री फॉल इनिशियल। अच्छा, अब इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 1.62। इसने 1.62 क्यों ट्रेवल करना है कि भाईजान 0.81 तो इसकी हाइट थी ना। अब जितना बी नीचे आया था, तो बी कितना नीचे आया था? 0.81 नीचे आया था। तो भाईजान बी जो है वो यहाँ से उठ के जब नीचे आया था 0.81 नीचे आया था। तो ए जब यहाँ से ऊपर गया था तो 0.81 ऊपर गया था। तो अब जब ए यहाँ पहुंच के पूरा नीचे आएगा तो ये 1.62 मीटर्स आएगा। बात समझ आ गई? जी। सही है सर। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 1.62। बी वो स्पीड है जिस तरह उसने जमीन पे हिट करना है। जब उसने जमीन पे हिट करना है तो हमारे पास, हमें वी निकालनी है। तो ये वी कौन सा है भाईजान? स्पीड विथ विच ए हिट्स द ग्राउंड। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। अब वो हमें क्या कह रहे हैं? वो करें एंड फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर द स्प्रिंग ब्रेक्स फॉर ए टू रीच द ग्राउंड। अब देखो हुआ क्या होगा। इनिशियल स्पीड हमारी कितनी थी? 5.97। सॉरी, फाइनल स्पीड यहाँ पर देखें। और इनिशियल स्पीड हमारी कितनी थी? 1.8। तो जनाब हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो 10 होगी, क्योंकि अब फ्री फॉल हो रहा है।
यहाँ पे मैंने टाइम निकाला 0.417, ये वो टाइम है ए टाइम फॉर ए टू रीच ग्राउंड। ये सीधा वाला टाइम समझ आ गया आपको? जी जी सर। अब ये जो मजीद मैंने टाइम निकाला है, ये क्यों निकाला है? मैंने कहा जनाब जब बी जमीन पे टकराएगा तो इनर्शिया की वजह से ए थोड़ा सा उछलेगा, तो वो भी टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक हो गई ये बात? जी तो अब हुआ ये कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वापस अपनी पोजीशन पे आने की, वो तो 1.8 है। जब बी हिट कर रहा था तो वो स्पीड नीचे की तरफ थी, और जब ए उछल रहा था तो वो स्पीड ऊपर की तरफ थी, इसीलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया इनिशियल स्पीड में। ये बात समझ आ गई? तो ये कौन सी स्पीड है? ये वो स्पीड है कि ए बाउंस। ये बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। तो फाइनल वेलोसिटी हमने 1.8 क्यों रखी है? क्योंकि उसने उतनी ही स्पीड से फिर नीचे आना शुरू करना है। तो ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है? बाउंस ऑफ ए। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया जनाब? 0.777। क्लियर है ये बात? जी सर। अब वो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? Sketch a velocity time graph for the motion of particle A from the instant when the system is released. तो जनाब हमारे पास जो टाइम ग्राफ था हमारा, वो यहाँ पर हमने बनाया है। तो ये एक्स्ट्रा काम क्या किए जरा ये देखते हैं। ये वो डिस्टेंस है जो, अगर पूछ ले, मांगा तो नहीं है उसने कि भाई बाउंस होने के बाद कितना उछला, तो ये वो निकाल के दिया मैंने यहाँ पे। ये जो बीच में एक्स्ट्रा काम हो, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये वो निकाला है जितना वो उछला है, तो कितना उछला है। और स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हमें सिंपल स्पीड और टाइम की वैल्यूज होती है हमारे पास, वो हमने यहाँ प्लॉट करके दिखाई है, स्केच करके दिखाई है। क्लियर है जनाब ये सवाल? जी सर। तो आप देखो सही है सर। 2020 में सारे सवालात इस तरह बाउंस वाले थे, तो जो हमने अच्छे खासे आज सवालात किए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्लीज जरा इनको चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा बेटा प्लीज। ठीक है जी, इसकी पिक्चर्स मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेजता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। Yes.